हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए ट्रिगोनोमेट्री अक्सर लोगों को काफ़ी टफ लगता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप जो बोर्ड में क्वेश्चंस करने वाले हो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? सिंपल सा, आपको जो 10th पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी और उसको याद रखना होगा, अदरवाइज ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक है हमारा टी रेशियो। इसको टी रेशियो भी बोलते हैं या फिर ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं, तो जो कहना है कह लो। टी रेशियोज़ भी कह सकते हो, इसी का टी रेशियोज़, ऐसे टी रेशियोज़ भी बोल सकते हो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात क्या है, तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ में याद रखना है वो ये याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल सब समझते हो? नहीं समझते हो कोई बात नहीं। ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जो तीन साइड से घिरा हुआ हो, तीन साइड से घिरा हुआ जो पॉलीगॉन होता है, ठीक है ना। इसको पॉलीगॉन ही बोलते हैं। पॉलीगॉन का ये तीन साइड का नाम होता है ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल समझ में आ गया। अब ट्रायंगल भी बहुत तरीके का होता है, पर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड जो होता है वो होता है 90 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आ रही है। और बाकी दो एंगल जो होता है वो एक्यूरेट एंगल होगा, 90 से कम ही होगा, क्योंकि एक 90 हो चुका है। क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एक एंगल 90 हो गया है तो बाकी दो जो डिग्री होगा, बाकी दो जो एंगल होगा वो कितना होगा? इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो यानी कि ये अगर कुछ भी होगा, लेट सपोज 2 डिग्री, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 88 डिग्री होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब है ये एक्यूरेट एंगल ही होगा, ए और सी जो है। अब बाकी बी पे मैंने क्या दिया है? 90 डिग्री। तो इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आई। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो होती है, ये 90 डिग्री का जो अपोजिट है, 90 डिग्री कहाँ पे? बी पे। बी का जो अपोजिट वाला होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसी को हम लोग जनरली स्मॉल एच या कैपिटल एच से दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एक एंगल मान लो, या तो सी को मान लो या तो आप ए को मान लो, कोई भी मान सकते हो। तो यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ। ए के रिस्पेक्ट में आप सारी बातें अपन करेंगे। तो एंगल ए, तो ए के रिस्पेक्ट में जो ए है एंगल, उसके सामने वाला यानी उसका अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको ऐसे दिखाते हैं शॉर्ट में, इसको ऐसे दिखाते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अपोजिट साइड टू एंगल ए, ठीक है। और जो बेस होता है यानी कि इसका एडजेसेंट साइड होता है, किसका? एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन हो गया? ये वाला। आपको मेरी बात कान से सुननी है, और जो कर्सर है, नज़र अपना नज़र कहाँ पर रखना है? कर्सर पर रखना है। तो ये जो एंगल है उसका ये जो साइड है, ठीक है, तो ये साइड हमारा क्या है? एडजेसेंट साइड कहलाता है, जिसको हम लोग बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। जिसको जनरली कैपिटल बी या स्मॉल बी से आप दिखा सकते हो, तो कैपिटल बी, क्योंकि मैं कैपिटल में ले रहा हूँ तो कैपिटल बी। और ये आपका परपेंडिकुलर, तो कि कैपिटल पी हो जाएगा, राइट। सारी बातें समझ में आई? फिर से समझते हैं। चलो, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जब तक दिया हुआ ना हो कि राइट एंगल है, तब तक नहीं मानना है, ठीक है। तो मैं मान ले रहा पी क्यू आर, कुछ भी मान सकते हैं। अब मैं मान रहा हूँ पी के रिस्पेक्ट में सारी बातें करनी। तो पी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने ये बोल दिया है कि क्यू पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनस। ये तो बात ही खत्म हो गया, हाइपोटेनस। अच्छा, अब एंगल पी के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा? तो परपेंडिकुलर कौन होगा? अगर ये मेरा एंगल पी है तो पी का जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो एडजेसेंट साइड होता है यानी कि ये वाला साइड, तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे। सारी बातें समझ में आ रही है? तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर यानी कि पी। उसी तरीके से इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको रिस्पेक्ट समझ में आना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रिस्पेक्ट समझ में आनी चाहिए, ये बात रखो। चलो, यहाँ पर मैं ए बी ही ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। ए बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए के रिस्पेक्ट में लिया था, यहाँ पे हमने सी के रिस्पेक्ट में लिया। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन था? देखो यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में कौन था? सामने वाला, जो कि ये है। लेकिन यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में कौन है? सामने वाला ये है। बेस कौन था? यहाँ पे बगल वाला ये बेस था, पर इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन है? ये बेस है, ठीक है। और हाइपोटेनस दोनों में सेम ही है। हाइपोटेनस 90 डिग्री जो है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये फिगर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ में ये मतलब हर जगह पे काम आएगा, इसीलिए, ठीक है। चलो, अब हम लोग कुछ टी रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ समझना ज़रूरी है। देखो, साइन समझना ज़रूरी है। साइन, लेट सपोज थीटा मान लेते हैं, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा, फिर यहाँ पे सेक थीटा, कोजेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 टी रेशियोज़ होते हैं आपके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये
मैं आपको हमेशा ये 6 में से 3 जो है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोजेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। टी में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात कि ये रेक्टेंगल होना ही चाहिए। आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक है, देखो ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका चैप्टर, इसमें जो ट्राइंगल इस्तेमाल किया गया है या हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, आपका याद रखना है ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, ये बात तय है। राइट एंगल ट्राइंगल से ही क्वेश्चन होगा, ये बात एकदम तय है। तो उसके रिस्पेक्ट में ही सारी बातें अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद रख लो, हमेशा याद रखना ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, यानी कि एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। अब राइट एंगल कहाँ पे है, तो रिस्पेक्ट में बता रहा है कि बी पे राइट एंगल होगा। तो चलो मैं बना ले रहा हूँ फिगर कुछ इस तरीके का, वैसे पीछे जो फिगर दिया है उसी के रिस्पेक्ट में है। तो ये हमारा बी पे रेक्टेंगल है, ये ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे देख लो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, देख लो सब ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो यानी कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, और जो 90 डिग्री का अपोजिट है वो मेरा हाइपोटेनस हो गया। क्लियर। तो ट्राइंगल बना करके आपको ये पता कर लेना है कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप बहुत आसानी से फिर सारी चीज़ें कर लोगे। कैसे, देखो साइन ए क्या होता है, तो यहाँ पे बड़ा सा भाषण लिखा हुआ है, उससे आप टेंशन ना लो, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। देखो साइन ए क्या होता है, साइन ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है ना, साइन ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो जो सामने वाला है यानी परपेंडिकुलर यानी पी बाय हाइपोटेनस यानी एच, ठीक है। कॉस ए क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो कॉस के लिए यहाँ पे बेस लेना है, तो बेस यानी बी बाय हाइपोटेनस यानी एच, ये हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ याद हो गया, पक्का याद हो गया। तो सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखना है, टेन इन दोनों के जरिए से हम डेराइव कर लेंगे, फिर सब बाकी सब इसका रेसिप्रोकल मैं अभी सबको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। साइन ए क्या होता है, पी बाय एच, कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच। पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस, एच क्या है, हाइपोटेनस। अगर कोई चीज़ें आपको लिखने की जरूरत, वैसे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत है तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप याद ही रखो सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि 10 का क्यों नहीं याद रखना है, बोलोगे ना, ये मन में सवाल है कि 10 का क्यों नहीं याद रखना है। तो 10 का इसलिए याद नहीं रख, 10 का ये फॉर्मूला याद रखना, हमेशा काम आएगा, आगे भी काम आएगा 11-12 में, ठीक है। 10 थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी ये एकदम मतलब याद ही रखो ये फार्मूला को। उसी तरीके से ये चीज़ याद रहेगा, पक्का। चलो अब उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन बाय कॉस, यानी साइन का वैल्यू हमको पता है, कॉस का वैल्यू पता है। साइन क्या होता है, पी बाय एच, कॉस क्या होता है, बी बाय एच। तो हम यहाँ से 10 निकाल सकते हैं आराम से। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा, तो 10 ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 10 ए क्या हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए का वैल्यू क्या है, पी बाय एच, कॉस ए का वैल्यू क्या है, बी बाय एच। एच से एच कट गया, नीचे वाले से कट गया, बाकी क्या बच गया, ऊपर में पी नीचे में बी। यानी कि 10 ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। अब ये 3 हो गया, यानी कि हमें साइन का पता था, हमें कॉस का पता था, राइट। इन दोनों के जरिए हम 10 निकाल लिए, 10 भी पता हो गया। अब जब साइन पता है, कॉस पता है, 10 पता है, इसका मतलब आप उसका रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो कोजेक का रेसिप्रोकल, या कोजेक का रेसिप्रोकल कौन है, कोजेक का रेसिप्रोकल, या फिर साइन का, ऐसे भी कह सकते हो, साइन ए। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1 बाय कोजेक ए, यानी कोजेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। या फिर कोजेक को इधर कर दो, साइन को इधर कर दो, तो कोजेक ए का रेसिप्रोकल कौन है, 1 बाय साइन, यानी बात ले दे के वही है, ठीक है। उसी तरीके से कॉस ए का रेसिप्रोकल कौन होगा, सेक होगा, ठीक है, सेक ए। या फिर ऐसे कह लो कि सेक ए का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉस ए, राइट। सिमिलरली 10 का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉट। 10 का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, कॉट। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1 बाय करके समथिंग उल्टा। तो इसी तरीके से कॉट का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल 1/10। बात आ रही समझ में, क्लियर। आप ऐसे कह लो कि a इक्वल्स टू 1/b हो गया, या फिर ऐसे कह दो b इक्वल्स टू 1/a हो गया। कोई मतलब, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है,
दोनों चीज़ सेम लिखी हुई है, बस वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। साइन का रेसिप्रोकल कोसैक होता है, कोसैक का रेसिप्रोकल साइन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फार्मूला याद ही रखो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने बता भी दिया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो ये फार्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10a क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, याद रहेगा डायरेक्ट, ठीक है। और इसी से हमने डेराइव किया साइन का वैल्यू रख करके, कॉस का वैल्यू रख करके p बाई बी। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि साइन का वैल्यू क्या है p बाई एच, कॉस का वैल्यू b बाई एच, 10 का वैल्यू p बाई बी। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जस्ट पलट दो, उल्टा उल्टा समथिंग उल्टा। तो उल्टा कैसे होगा, देखो अगर 10a हमारा p बाई बी है तो कॉट ए क्या हो जाएगा b बाई पी, जस्ट उल्टा। साइन ए हमारा p बाई एच है तो कोजैक ए, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कोजैक, तो कोजैक ए क्या हो जाएगा हमारा h बाई पी। अगर कॉस ए b बाई एच है तो सेक ए क्या हो जाएगा हमारा h बाई बी, जस्ट उल्टा कर दो, और क्या, यही होगा ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। आप ट्राइंगल दे दिया है, ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ही होगा, ये तो हमें पता है, तो क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया। कहाँ पे है वो राइट एंगल, तो 90 पे, ये भी मेंशन कर दिया। तो एक ट्राइंगल सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो। सबसे पहले क्या ड्रॉ करो, कैसे ही एक ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लो, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब हमें बोल दिया कि बी पर क्या है राइट एंगल, तो बी पे राइट एंगल है, ठीक है। बाकी ए सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ए इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, कोई आपकी मर्जी। तो सी इसको मान लो, ठीक है, ए इसको मान लिया, सी इसको, आप ए इसको मान सकते हैं, सी उसको मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है 24। ए बी कितना लेंथ है, डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर, यूनिट आप लिखना है तो लिख दो, वैसे बोर्ड में लिखना चाहिए, अच्छी बात होती है। बी सी हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है डिटरमिन, क्या डिटरमिन करना है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन ए कॉस ए का वैल्यू आप डिटरमिन करो। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन सी कॉस सी का वैल्यू, यानी क्वेश्चन कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में इतना बोल रहा है कि साइन ए यानी कि ए के रिस्पेक्ट में आप फाइंड कीजिए, पहले साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिए। तो चलो ए के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ए के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें एक बात पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पी बी एच यानी कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों साइड पता है तो ही आप वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो यानी दो तो हमें पता है, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ये है ए के रिस्पेक्ट में, और बेस कौन है, ये है ए के रिस्पेक्ट में, याद रहेगा। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना पड़ेगा, कितना होगा। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल सा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, वो हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू एकदम बराबर होता है किसके, जो दो रिमेनिंग साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, जो कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो 10th में तो याद ही होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे बी का वैल्यू पता है तो बी का वैल्यू रख दो, बी का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू 7 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर। आप अगर स्क्वायर याद है तो ठीक है, आने तो सॉल्व कर लो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 24, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 और 17, फिर 1 तो 2 2 ज़ा 4, और फिर यहाँ पे 1 तो 5, यानी 576। मैंने ये शॉर्टकट से किया है, ठीक है, शॉर्टकट से किया है। तो आपको जैसे करना है कर लो, 24 का स्क्वायर डायरेक्ट याद है तो 576, अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, जैसे करना है, मतलब 10th में इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप जैसे चाहो कर सकते हो। 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, राइट। अब इसको ऐड करोगे ना तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ऐड करोगे तो आई थिंक 625 आएगा, यही आएगा, ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये तो एच स्क्वायर का वैल्यू आया, पर हमें तो एच का वैल्यू चाहिए, हमें तो ये किसका वैल्यू है, एच स्क्वायर का वैल्यू है। देखो यहाँ पे ये किसका वैल्यू है, एच स्क्वायर का वैल्यू है 625, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, √ 625। तो ये 625 किसका है, 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब कि 25 बाहर आ जाएगा, √625 क्या 25 होता है, तो एच का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू आ गया 25, तीनों साइड हमें पता चल गया। हाँ, अब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। चलो तो अब प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। चलो क्या बोल रहा है, साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए क्या होता है, पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, यही होगा। अब P हमारा क्या है, तो P यहाँ पे A के रिस्पेक्ट में P क्या है 7 बाय H हमारा क्या है 25, अभी हमने निकाला आंसर। चलो cos A क्या होता है B बाय H, B का वैल्यू हमने बस ट्राइंगल को देखना है, B का वैल्यू क्या है 7,
एच का वैल्यू क्या है 25, आंसर हो गया ए के रिस्पेक्ट में। अब इसी तरीके से सी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो आप। सी के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, देखो सी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नंबर 2, सी के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, तो आसान है, बस सी के रिस्पेक्ट में अभी है तो ये मेरा एंगल है, तो जो एंगल जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके सामने वाला पी होता है, तो इस बार पी का वैल्यू क्या है, ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ 24, और बी का वैल्यू क्या है, बगल वाला बी होता है, तो बी का वैल्यू 7 है, और एच का वैल्यू तो वही रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, साइन सी इक्वल्स टू, सी के रिस्पेक्ट में साइन, तो साइन का सिंपल सा वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच, तो पी इस बार हमारा क्या है, सी के रिस्पेक्ट में पी हमारा क्या है 24, और बी पी बाई एच, एच हमारा क्या है 25 ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से कॉस सी, ठीक है। अब कॉस का तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच, यानी बेस बाय हाइपोटेनस ही होता है, पर रिस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, सी के रिस्पेक्ट में, तो सी के रिस्पेक्ट में बी कौन है, तो सी के रिस्पेक्ट में बी है 7 बाय एच, एच हमारा 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझे। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेना है, किस पे राइट एंगल है वो ड्रॉ कर लेना है, और फिर क्वेश्चन देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो एक बार ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया, एक बार सी के रिस्पेक्ट में पूछा गया। अगर आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कोई भी 2 साइड दे सकता है, 2 साइड दे करके तीसरा साइड आपको निकलवाएगा वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप तीसरा साइड निकाल लोगे, निकालने के बाद तीनों साइड जब मिल जाएगा ना, तो आप साइन ए, कॉस ए, साइन बी, कॉस बी, मतलब किसी का वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 फिगर बोल रहा है कि फिगर देखिए और आपको फाइंड करना है 10p कॉट पी। एकदम आसान है यार, लल्लू लल्लू क्वेश्चन सब है, ये सब क्वेश्चन में डरना नहीं है आपको। क्या करना है, देखो आपको मैंने क्या कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल का साइन है, इसका मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है। चलो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री हो गया, बाकी 2 साइड ये है हमारा, ठीक है। पर यहाँ पे 10p यानी p के रिस्पेक्ट में भी निकालना है वैल्यू, कॉट आर के रिस्पेक्ट में भी निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं p के रिस्पेक्ट में 10p का वैल्यू, लेकिन उससे पहले हमें क्या ट्राइंगल का तीनों साइड पता है क्या, नहीं पता है। 2 साइड हमें गिवन है, तीसरा साइड नहीं पता है। वैसे ये ट्रिपलेट है, अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये कितना है 12, तो ये 5 होगा पक्का, 12, 13, 5, ये 5 ही होगा। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, ये मुझे मतलब ट्रिपलेट, मतलब जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको काफ़ी, तो ट्रिपलेट डायरेक्ट याद रहता है। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो कैसे करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। ये आपका एच है, सिंपल सी बात है, ये आपका एच है, एच तो दोनों में कॉमन है, पी के रिस्पेक्ट में हो चाहे आर के रिस्पेक्ट में, ये कॉमन है। लेट सपोज पहले पी के रिस्पेक्ट में निकाला, तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, ठीक है। चलो हमें पी का वैल्यू नहीं पता है, पी का वैल्यू हमें नहीं पता, मैं तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन लेट सपोज पी का वैल्यू हमें नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस अप्लाई करो ना यार, डरना क्यों। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो दोनों रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, सिंपल सी बात। तो पी का वैल्यू क्या गिवन है, नहीं पता है, तो पी का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, लेट सपोज पी ही रख दे रहा हूँ मैं। एच का वैल्यू पता है कि हाँ पता है, कितना 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू हमें पता है क्या, बी हाँ 12 का स्क्वायर, राइट। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यही होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ से पी स्क्वायर, पी का वैल्यू आ जाएगा √25, यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 5। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि जब यहाँ पे रूट आया है तो सर समझाया गया है, बचपन से सिखाया गया है कि रूट में से जब 25 जैसे रूट में से जब 5 बाहर आया तो वो +-5 आएगा, ऐसा सवाल होगा मन में। लेकिन -5 जो वो यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाता है, क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव में हो नहीं सकता है, ठीक है। लेंथ जो होगा वो नेगेटिव में होगा नहीं, तो इसीलिए हम माइनस को नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, तो +5 हमारा डायरेक्ट ले लेते हैं। आ रही बात समझ में, चलो क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारे, तो ये साइड भी हमें पता चल गया, यानी ये 5 है, साइड पता चल गया तीनों साइड। हाँ, अब हम दुनिया का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 10p, तो 10p क्या होता है बताया था, 10p क्या होता है, डायरेक्ट b/p क्या होता है, p/b क्या होता है, p/b, ये होता है ना। साइन बाई कॉस होता है, तो साइन क्या होता है p/h, कॉस क्या होता है b/h, h कट गया तो p/b, यही है, ठीक है। तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, p के रिस्पेक्ट में, एंगल p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 5, बेस का वैल्यू क्या है 12, तो ये हो गया किसका वैल्यू 10p का वैल्यू। एंड उसी तरीके से हमें निकालना है कॉट आर का वैल्यू, कॉट आर का वैल्यू, कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। तो कॉट आर कैसे निकला, तो अब आर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो आर के रिस्पेक्ट में अब ये मेरा b बन जाएगा,
ये मेरा P बन जाएगा और ये मेरा H तो सेम ही है, ठीक है। आ रही बात समझ? चलो कॉट R के रिस्पेक्ट में क्या है कॉट का। अब 10 अगर P/B है यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट क्या उसी का रेसिप्रोकल है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। पर किसके रिस्पेक्ट में? एंगल R के रिस्पेक्ट में। एंगल R के रिस्पेक्ट में B कौन है? 5। B कौन है इस बार? 5। और P क्या है हमारा? 12, राइट। यही हो गया। तो ये कॉट R आ गया, ये 10P आ गया, राइट। ये कैपिटल P है, सॉरी ये कैपिटल P है, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, ये कैपिटल P है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा 10P भी आ गया, हमारा कॉट R भी आ गया। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? 10P माइनस कॉट R इक्वल्स टू वॉट, यही कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में। हाँ, तो 10P का वैल्यू हमने निकाल रखा है 5/12 माइनस कॉट R का वैल्यू निकाल रखा है 5/12। देखो प्लस में 5/12 माइनस में 5/12 कट गया, क्या आ गया? 0। आंसर खत्म। अरे आया समझ में? तो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक इतना ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। टी रेशियो वाले में बता रहा हूँ, ट्राइंगल कंप्लीट कीजिए और सिंपल सा बस तीनों साइड पता कीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, और तीनों साइड पता होने के बाद चुपचाप से जो क्वेश्चन में पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है मायने रखता है, ये बात याद रखिए। पी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि आर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये आपने गलत निकाला, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये बहुत ज़रूरी है, तो ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ साइन ए इतना है, देखो साइन ए बोल रहा है इतना है, तो कैलकुलेट कॉस ए एंड 10 है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव से कैसे करना है, सब्जेक्टिव से कैसे करना है, दोनों मैं बताऊंगा। देखो पहली बात क्या है, साइन ए, तो साइन ए हमारा क्या है 3/4, यानी ये क्या हो गया, साइन ए क्या होता है एच, ये पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, याद रहेगा, ठीक है। इसका मतलब एक रेक्टेंगल ट्रायंगल हमें बना लेना है, ठीक है। अब ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है यानी कि बी पे हम मान सकते हैं कि रेक्टेंगल होगा, ठीक है, बी पे रेक्टेंगल है। अब ए हमारा क्या ये है, तो ए है, बी हमारा ये है, तो सी हमारा ये हो जाएगा। तो ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अगर शॉर्ट, देखो पहले तो मैं लॉन्ग मेथड से बता दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ। तो क्या है, देखो यहाँ पे P आप डायरेक्ट नहीं मान सकते हो कि P इक्वल्स टू 3 डायरेक्ट नहीं मान सकते हो, एंड मैं पहले बता दे रहा हूँ H इक्वल्स टू 4 आप डायरेक्ट नहीं मान सकते हो। साइन ये दिया हुआ है ना, साइन ए क्या है 3/4, तो ये दिया हुआ। अब कहने का मतलब है कि डायरेक्ट नहीं मान सकते हम। क्यों नहीं मान सकते? तो अगर आपने P मान लिया तो ये आपने बोल दिया कि भाई P का वैल्यू 4 है, यानी ये ट्राइंगल जो है ये 4 ही लेंथ का है, सॉरी P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 3 लेंथ का है, H का वैल्यू 4 है, मतलब ये 4 लेंथ का है। आपने फिक्स कर दिया, पर ये तो रेशियो फॉर्मेट में है, ये तो ऐसे भी हो सकता है। ये P/H क्या है, साइन ए जो है वो क्या है, वो है 3/4 है, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है 3 × 2/4 × 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, मतलब 6/8 लिखा हुआ है, तो 6 लेंथ का भी हो सकता है। ये चीज़ अगर सेम है तो ये ट्राइंगल तो 6 लेंथ का भी हो सकता है कि ना भाई ट्राइंगल ऐसा होगा कुछ, ठीक है। H हमारा 8 लेंथ का होगा और P हमारा 6 लेंथ का होता है, ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर 9/12 हो जाएगा, तो 9/12 लेंथ का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं ट्राइंगल के, ठीक है ना। यानी कि मल्टीप्लाई करते चलिए तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, राइट। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा यहाँ पे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी K से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने किया ना अभी 3/4, ऊपर से मल्टीप्लाई 2 से कर रहे थे, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, 4 एंड सो ऑन। नंबर सेम ही रहेगा, प्रोपोर्शनल साइन सेम है, मतलब कि ये डिवाइड में है तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये नंबर हम ना लिख करके अलग अलग हमने एक कांस्टेंट मान लिया K, ठीक है, एक कांस्टेंट क्या मान लिया K, और ये K से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब ये कुछ भी हो लेंथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, K का वैल्यू जो रखोगे वो लेंथ का ट्रायंगल होगा, तो इसलिए हमने K माना, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ हमें पता नहीं था, रेशियो में एग्जैक्ट लेंथ पता नहीं होता है ट्रायंगल का, सो इसलिए हमने K से मल्टीप्लाई किया। अब हम मान सकते हैं कि ये हमारा क्या डायरेक्ट P का वैल्यू है, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू, और ये वैल्यू डायरेक्ट हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू है। अब मान सकते हैं, इतनी बात घुसी दिमाग में, होप घुस गई होगी। चलो अगर ये दो चीज़ हमें पता चल गया, ठीक है, अगर हमें दो चीज़ पता चल गया, क्या 4K
और ये क्या 3k पता चल गया। तो हमें निकालना है b यानी बेस का वैल्यू। तो बस पाइथागोरस अप्लाई कर दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनस दिया हुआ 4 का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पता है हमें 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b नहीं पता है, 4k यानी 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा क्या, b स्क्वायर इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, राइट। ये k स्क्वायर है, k है यहाँ पे k स्क्वायर, ठीक है। अब 16 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, ये 7, ठीक है ना, 7k स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू आ गया। पर हमें क्या निकालना है, हमें तो b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर। स्क्वायर रूट ये वाला k तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, पर 7 रह जाएगा, 7 रूट रह जाएगा, k स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये b का वैल्यू हमारा √7k आ जाएगा। क्या आएगा, √7k आ गया। आ रही है समझ में। अब अगर ये 3 वैल्यू पता है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, बताया ना मैंने कि अगर ये पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। फिर कॉस ए 10a पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू b/h यानी बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, अब तो b पता है ना, बेस हमारा क्या है √7/k, ठीक है। और h हमारा क्या है 4k, k से k कट गया, क्या है √7/4, आंसर एक आंसर निकल गया। फिर 10a पूछ रहा है हमसे, 10a क्या होता है, साइन a बाई कॉस ए यानी कि p/h b/h, h कट गया, p/b क्या हो गया p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, परपेंडिकुलर 3k और बेस हमारा क्या है √7k, k से k कट गया, क्या आ गया 3/√7, आंसर हो गया। तो ऐसे करना है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बना करके आपको फिर जो रेशियोज़ दिया हुआ है उस रेशियोज़ को के फॉर्मेट में लिखना है, p का वैल्यू है या h का वैल्यू है जो भी है उसको रेशियो के मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखना है। वो लिखने के बाद आपको ट्राइंगल का तीनों साइड फाइंड कर लेनी है, दो तो पता ही होगा, एक फाइंड कर लेना है पाइथागोरस से, अप्लाइंग पाइथागोरस। उसके बाद ये पाइथागोरस का फार्मूला लगा करके आपने क्या जो एक साइड बचा हुआ वो फाइंड कर लेनी है। वो फाइंड करने के बाद आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स का बस इतना ही है। आप क्या करते हो पता है, आप भाषण लिखने में लग जाते हो। मैथ भाषण लिखना, आप किसी को इंग्लिश वीक है कुछ है तो वो बोला ले भाई मैथ ही टफ है, ख़त्म करो बात। अरे मैथ्स में जो मेन नंबर मिलता है आपको इसी का नंबर, यही स्टेप का नंबर मिलता है। हाँ उसमें आपकी इंग्लिश अच्छी है, जो भी थोड़ा बहुत आप लगा सकते हो कि कॉस ए निकाला एंड अब लास्ट में क्या लिख सकते हो, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ कॉस ए एंड 10a इज या आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √7/4 एंड 3/√7 रिस्पेक्टिवली, ख़त्म। तो ये एक लाइन लिख लो। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन ये कब करोगे, जब आपको कम से कम इतना सॉल्व करने आ जाए, समझे, कम से कम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ के आप आंसर तक पहुंच जाओ। ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है ना तो सिंपल सा आप डायरेक्ट फिर इस तरीके का छोटा छोटा लैंग्वेज उसमें लगा दो और मैथ अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। पर मैथ इम्प्रूव होने से पहले आपको इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा कि आप सॉल्व तो करो, कम से कम प्रॉब्लम को समझो तो सही। मेन स्टेप क्या है, आपको जो ये रेशियो दिया हुआ था उससे आप फाइंड कर लो pH, उसको k के फॉर्मेट में लिखो, फिर ट्राइंगल बना लो। और ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब ए तो राइट एंगल हो नहीं सकता है, ठीक है। तो बी पे मैंने मान लिया राइट एंगल, बी हो सकता था चाहे सी हो सकता था, मैंने बी पे मान लिया। तो ए के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें पूछ रही है, मैंने सारा चीज़ फिर ये ट्राइंगल बना करके फिर मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया। अप्लाइंग पाइथागोरस h² इक्वल्स टू p² + b² ये करके उसके बाद फिर मैंने बी का वैल्यू निकाल लिया। ये भी समझाया कि के से मल्टीप्लाई क्यों किया है। उसके बाद फिर फाइनली जब तीनों साइड आ जाता है ट्राइंगल का तो आप आसानी से कॉस ए या कोई भी निकाल सकते हो, कॉस ए, सेक ए, कोसेक ए, टेन ए, कॉट ए, कुछ भी निकाल सकते हो। सी के रिस्पेक्ट में पूछता, पर सी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं पूछा कि आपको बी पूरा स्पेसिफाई नहीं किया है कि बी आपका राइट एंगल ही है, इसीलिए बी सी पे आपको उलझाया नहीं है, सिंपल सा ए पे ही बात रखा है। आ रही है समझ में, क्लियर हुई बात। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन इतना। अब ये देख करके आप डर जाते हो, अरे कोई बात नहीं है, इसको लिख लो ना, कॉट ए इक्वल्स टू 8/15, कोई डरने वाली बात थोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है, क्या डर रहे हो यार,
सेम पिछले वाले की तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा ए से पूछ रहा है तो ए हमने इसको मान लिया, ये लेट सपोज ये बी मान लिया, ये सी मान लो, जो मानना मान लो, ये सी हो गया। ए के रिस्पेक्ट में सारी बातें करनी है हमें। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। अब हमें यह पता है कि कॉट ए क्या होता है। तो टेन ए पहले क्या होता है, तो टेन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, यानी कि पी बाई एच कॉस बी बाई एच, एच एच कट गया पी बाई बी, तो क्या हो जाएगी पी बाई बी, ये हो जाएगा। अब पी बाई बी है, टेन है तो कॉट ए क्या हो जाएगा उल्टा बी बाई पी हो गया। आ रही बात समझ। अब हमने अभी समझाया कि के से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस क्या लिख सकते हैं, बी का वैल्यू लिख सकते हैं 8 और के से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने। फिर पी का वैल्यू क्या है 15, लेकिन के से मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है वो भी मैंने बताया, ठीक। तो ये चीज़ है। तो हमें किसका वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है 8 के और पी का वैल्यू पता है 15 के, राइट। तो ये हम निकाल सकते हैं। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज पाइथागोरस अप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ हमें एच का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू पता है कितना 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो 5 और ये 9 ये 8 और ये आई थिंक 2, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर। तो ये तो एच का वैल्यू आया, एच स्क्वायर का वैल्यू आया, पर हमें एच का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 8 9 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर रूट से तो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। अब रूट 289 क्या होता है, रूट 289, ठीक है। तो ये 17 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 बाहर आ जाएगा, ठीक है। आ रही है समझ में। अगर इतना क्लियर है तो ख़त्म बात, तो ये निकल गया 17। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर अगर पता है तो, वरना आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। आपको रूट निकालने में या मल्टीप्लाई, मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट आप अभी से ही प्रैक्टिस कर लो 1 का स्क्वायर टू 32 का स्क्वायर। लगभग ये आपको अगर आगे आकर के IIT वाईटी का तैयारी कर रहे हो या कुछ भी NIT वगैरह में जाने का अगर प्लान है, तो आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, उसके लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर तो पता होना चाहिए, ठीक है। क्यूब भी चाहो तो अभी से याद रख सकते हो, 1 2 कम से कम 12 का क्यूब तक, तो ये सब याद रहेगा ना, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आसान होगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर तो अभी मिलेगा नहीं, कैलकुलेटर के लिए इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। चलो आ रही बात समझ में। तो ये हो गया हमारा। अब ट्रायंगल का तीनों साइड आ चुका है ना, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए पूछ रहा है, साइन ए क्या होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पी हमारा क्या है 15 के, सॉरी के से मैंने यहाँ पे नहीं किया था, ठीक है। अच्छा एच हमारा क्या है 17 के, अब के से के कट गया, क्या आ गया 15/17 आंसर। अच्छा हमसे पूछा क्या जा रहा है सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा। अब सेक ए क्या है, कोजैक ए पहले निकालना पड़ेगा। सेक ए क्या है कोजैक ए क्या होता है, कोजैक ए क्या होता है बी बाई एच होता है, तो सेक ए क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी, ठीक है। तो एच हमारा क्या है 17 है क्या 17 के बाई बी हमारा क्या है 8 के से के कट गया, क्या आ गया 17/8 आंसर। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर, आप जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ। तो कहने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से हमने कैसे कॉट ए का वैल्यू निकाला पी बाई बी के फॉर्मेट में, फिर के से मल्टीप्लाई करके एक ट्राइंगल को फॉर्म किया। ट्राइंगल हमें पता था कि इस तरह का, अब हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा हुआ नहीं, फिर भी कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये बात मान लेनी है कि ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है उसके लिए जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ही बनेगा। अब एक रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो यहाँ पर आप बी को भी सी को भी राइट बना सकते हो, बी को भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, जिसको चाहो बना सकते हो, लेकिन ए नहीं बन सकता है। एक रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ए नहीं बन सकता है, तो एक रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिए आप, सिंपल सी बात है। आ रही है बात समझ में। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। देन आसानी से आप तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड फाइंड करके उसके बाद साइन ए निकाल लो, सेक ए निकाल लो। आ रही है बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गिवन सेक थीटा, क्या बोल रहा है कि सेक थीटा आपको गिवन है इतना, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अरे सेक गिवन है तो साइन फाइंड कीजिए, कोजैक फाइंड कीजिए, टेन फाइंड कीजिए, कॉट फाइंड कीजिए, कॉस फाइंड कीजिए, आराम से निकाल सकता है। कैसे, एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा पहले, ठीक है।
तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो एक तो राइट एंगल होगा ही, तो ये मान लिया, थीटा मान लिया हमने इसको, ठीक है, ए को थीटा मान लिया, हो गया। अरे बात समझ में। अब इसको सॉल्व करना है, तो सेक थीटा क्या है आपका, सेक थीटा इतना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा, सेक का उल्टा ही है तो उल्टा हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा 12/13 मतलब b/h लिखा हुआ है। अभी हमने समझाया क्या क्या समझाया कि b इक्वल्स टू हम 12 लिख सकते हैं पर k के मल्टीप्लाई के साथ, k के मल्टीप्लाई के साथ, एंड h इक्वल्स टू 13 लिख सकते हैं पर कब, k के मल्टीप्लाई के साथ। क्यों, ये भी मैंने समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, थीटा के रिस्पेक्ट में ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस पता है 13 के, फिर ये बेस पता है हमें 12 के। तो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता है तो ये 12, ये आपको ये 12, ये 13, तो ये फिर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, चलो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, अप्लाइंग पाइथागोरस से अप्लाई करके ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू फिर b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है। अब ये 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 के स्क्वायर, ये उस साइड जाए तो माइनस में आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा p स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे p का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा √25 के स्क्वायर, के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा के, 25 का रूट क्या होता है 5, तो 5 के p का वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने वही तो बोला था स्टार्टिंग में 5 आएगा। तो ट्रिपलेट अगर याद है तो डायरेक्ट आंसर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब आंसर नहीं, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का थर्ड जो साइड होगा वो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये आ गया 5 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सारे साइड आ गए, हाँ। अब कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, चलो निकालते हैं। साइन निकालना है, साइन थीटा, यानी थीटा मतलब एक के रिस्पेक्ट में निकालना है, p/h, p हमारा क्या है 5 के, बाई h हमारा 13 के, किसी के कट गया 5/13 आंसर। उसी तरीके से कॉस, तो कॉस थीटा तो निकाल ही लिया था हमने स्टार्टिंग में ही, सेक थीटा दिया हुआ 13/12, तो कॉस क्या हो जाएगा 12/13 उल्टा आंसर। साइन कॉस, फिर यहाँ पे कोजैक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 5/13, तो कोजैक जस्ट रेसिप्रोकल है साइन का, कोजैक थीटा क्या है साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है p/13, तो कोजैक थीटा क्या हो जाएगा 13/5, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू क्या है 5/13, तो कोजैक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 13/5, जस्ट रेसिप्रोकल मतलब उल्टा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 10 का निकाल लेते हैं, 10 थीटा साइन बाई कॉस, ये होता है ना, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन का वैल्यू क्या था p/h, कॉस का वैल्यू b/h, h कट गया p/b, तो ये क्या है p/b, p का वैल्यू क्या है 5 के, b का वैल्यू क्या है 12 के, कैसे के कट गया 5/12, हमारा आंसर हो गया। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं छोड़ना, आपको एक स्टेप और लिखना है इक्वल टू करके 5/12 अच्छे से, एग्जाम में जितने अच्छे से लिखोगे उतना फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉट, तो कॉट थीटा क्या, अरे टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है 5/12, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 12/5, सिंपल। साइन थीटा का वैल्यू पता है 5/13, तो कोजैक का पता है 13/5, सेक थीटा का वैल्यू पता है 13/12, तो कॉस थीटा का वैल्यू 12/13, टेन थीटा का वैल्यू पता है 5/12, तो कॉट थीटा का वैल्यू 12/5, जस्ट समझो, रेसिप्रोकल को समझो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूरेट एंगल, बोल दिया। अब एंगल ए एंगल बी अगर एक्यूरेट है तो राइट एंगल कौन होगा, सी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एक ट्राइंगल है, क्योंकि एक्यूरेट एंगल ये बोल दिया दैट यहाँ पे बोला है कि ये वैल्यू है ये वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है। शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये मेरा सी हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ऐसे ही होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, निकाल लो कॉस, ये ए के रिस्पेक्ट में मैं दो कलर से कर दे रहा हूँ, ये ए के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, ये मेरा पी है, ये मेरा एच है, ये मेरा बी है, राइट। तो कॉस ए क्या आ जाएगा हमारा, कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस ए होता है हमारा b/h, तो b का वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे हमने b ही मान लिया, ठीक है ना, b का वैल्यू हमने क्या मान लिया b ही मान लिया, b और h तो h ही रहेगा, हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन 1, राइट, अरे हो गया ना ये इक्वेशन 1। चलो अब b के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं,
बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या है पी, ये मेरा क्या है बी, और एच तो एच ही रहेगा। तो यहाँ पे कॉस बी निकाल लेते हैं। तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में बेस का वैल्यू क्या है पी, बेस का वैल्यू क्या है पी। अरे ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में बेस, तो बेस का वैल्यू पी या पी भी बोल सकता हूँ, पी बाय बी बाय एच, एच हमारा एच है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 हो गया, 2 हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि P इक्वल्स टू बी है, B इक्वल्स टू P है। अरे यही लेंथ को हमने क्या माना है, इसके A के रिस्पेक्ट में बेस है, लेकिन यही लेंथ P के रिस्पेक्ट में ये B है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ अरे है ना। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाए कंक्लूजन, तो देख सकते हैं, तो ये आपस में क्या बराबर है, क्यों, क्योंकि P इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू पी है और P इक्वल्स टू बी है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो किसी को भी P लिख सकते हैं, किसी को भी B लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाए, ये दोनों ऊपर वाला P है, नीचे वाला भी P है, तो P बाय एच जो दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब हेंस ये भी बराबर हो गया। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकल जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, हेंस प्रूव्ड। अगर ये दोनों बराबर है कॉस कॉस, तो इसका मतलब एंगल भी इसका बराबर होगा, कॉस ए इक्वल्स टू, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, पी इक्वल्स टू क्यू, क्यों यानी ये लेंथ आपस में क्या है बराबर है, ये लेंथ आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब जब दो लेंथ बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक रूल होता है, क्या होता है कि एंगल अपोजिट, देखो ये इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों लेंथ बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो हेंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, बाय अपोजिट साइड। सिंपल सा, अपोजिट साइड, अगर अपोजिट एंगल बराबर तो अपोजिट साइड बराबर होगा, अपोजिट साइड बराबर तो अपोजिट एंगल बराबर होगा, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, ठीक है, कॉट थीटा क्या बोल रहा है 7/8, तो यहाँ पे बोला इवैल्यूएट, ये आसानी से हो जाएगा। सिंपल सा ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल का वैल्यू आपको क्या करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना ले रहा हूँ मैं, ए बी नहीं दिया हो तो बी पे मैं राइट एंगल मान ले रहा हूँ, और ये सी, ठीक है, इस बार थीटा को सी मान ले रहा हूँ, हो गया। अब यहाँ पे क्या पता है हमें, यहाँ पे अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको के मानने की नीड नहीं है, ठीक है, के की नीड नहीं है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो के से भी मान सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 7/8, मतलब टेन थीटा क्या होता है P बाई बी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा B बाई पी, इसका मतलब B का वैल्यू क्या है 7K, P का वैल्यू क्या 8K, ठीक है, पता हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा P है, ये मेरा B है और ये मेरा हाइपोटेनस है, तो B का वैल्यू क्या है 7K, P का वैल्यू क्या है 8K। तो इसके ज़रिए से हम क्या निकाल सकते हैं H का वैल्यू, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि P का वैल्यू 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर, सॉल्व करो तो 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, इवेलुएट कर लो थोड़ा, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 ये आ जाएगा 13, 1 कैरी और ये 11, आई थिंक यही आ रहा है एच स्क्वायर का वैल्यू, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा √113K, ठीक है। अब वैल्यू सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अब ये एच का वैल्यू भी हमें पता है, सारे वैल्यूज तीनों साइड के पता है, हाँ, तो यहाँ पे साइन निकाल लो, अरे तीनों वैल्यू पता है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो एक स्टेप आगे करके, कैसे, देखो a प्लस बी, एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो देख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है, तो इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हो यहाँ पे, क्या 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, उसी तरीके से यहाँ पे भी लगा सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ये हो गया। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आगे आके आइडेंटिटी में पढ़ोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आगे इसको ले जा सकते हो, आगे भी ले जा सकते हो। तो चलो आगे ले जा रहा हूँ मैं। तो इसको मान लेता हूँ कि आपको आइडेंटिटी पता है, ये मान ले रहा हूँ कि आपको आइडेंटिटी पता है। क्या आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी आगे पढ़ने वाला ट्रिग्नोमेट्री में ही, तो ये आइडेंटिटी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 उधर है, साइन स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर का वैल्यू। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और उसी तरीके से कॉस उधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर। और हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉट थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। और यही चीज़ यहाँ पे भी दे रहा है, देख लो, इवेलुएट करके यही वैल्यू आया, कॉट स्क्वायर थीटा ही आया, देख लो। तो अब इसका वैल्यू क्या? सॉल्व कर लो। तो कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/8 का स्क्वायर। तो 7/8 मतलब 49/64 आंसर। इसका आंसर भी यही आया है और इसका आंसर भी वही आएगा, इसका आंसर भी वही आएगा 49/64, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप यहाँ पे चुपचाप से साइन स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? P/h। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके अगर आप सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, और ऐसे करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो एग्जाम में कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आसान वे में जाएँ, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, a + b × a - b का फार्मूला, और उसी तरीके से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसको अगर ये पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इवन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्राइंगल बनाने की भी नीड नहीं थी, ट्राइंगल बनाने की नीड नहीं थी, एच का वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं थी, अगर देखा जाए तो, ठीक है। इतना अगर दिमाग लगा लेते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, तो इसी तरीके से उसको भी फाइंड कर सकते हो। देखो 3 cot a इक्वल्स टू 4 है, तो cot a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/3। तो मैं एक मेथड तो क्या है, चुपचाप से आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, तीनों साइड फाइंड करो और फिर 10a का वैल्यू निकालो, और 10a का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर 1 माइनस करके सॉल्व कर लो। उसी तरीके से ये LHS हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा, राइट। सिंपल, अरे सिंपल है ना, हाँ। तो उस तरीके से सॉल्व करो। चलो इस मेथड से बता ही दे रहा हूँ। एक मेथड है कि आइडेंटिटी लगा करके इवैल्यूएट करो, तो ये सब आगे आएगा, ठीक है। तो चलो ये A, ये B, ये C, ये रेक्टेंगल, ये मान लेता हूँ थीटा। तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस। तो कॉट है, कॉट के रिस्पेक्ट में, कॉट के रिस्पेक्ट में ये 10 क्या होता है? P/B। तो कॉट क्या हो जाएगा? B/P, ठीक है। अब B का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 4K, एंड P का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 3K, राइट। अब पाइथागोरस अप्लाई करके यहाँ से आप फाइंड कर लोगे। तो P का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3K, ये क्या? 4K। तो ये आप आसानी से डायरेक्ट बिना पाइथागोरस लगाए भी कर सकते हो। 3, 4, 5 का ये क्या? एक ट्रिपलेट है, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड क्या है? एक 3 है, एक 4 है, तो दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? 5 ही होगा। तो ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है। आप चाहो तो पाइथागोरस अप्लाई करके भी कर सकते हो, 5 ही आएगा आंसर, ठीक है। मतलब H का वैल्यू 5 ही आएगा। आ रही है बात समझ? चलो अब तीनों साइड पता चल गया, तो अब यहाँ से हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा A के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना, A के रिस्पेक्ट में, तो A इसको मान लो, ये हो जाए हमारा C, ये हो जाए हमारा A, ठीक है। अब ठीक है, तो A के रिस्पेक्ट में हमें बोल रहा है, तो चलो देखते हैं। 1 माइनस 10A, 10A का वैल्यू की नीड है, हाँ। 10A क्या होता है? P/B। P का वैल्यू क्या है? 3K, B का वैल्यू क्या है? 4K, K कट गया, 3/4 आ गया। तो LHS, तो LHS हम सॉल्व करेंगे पहले। 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या है? 10A का वैल्यू 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, और सॉल्व कर लो, तो 16 माइनस 9 तो 7
बाई 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 25 बाई 16 16 16 कट गया, क्या आ गया 7 बाई 25 आंसर किसका, सॉरी आंसर नहीं, ये LHS आ गया, क्या आ गया LHS आ गया। अब हमें क्या करना है RHS, इसी तरीके से RHS। अब RHS क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कॉस ए का वैल्यू हमें पता तो नहीं है, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं कॉस ए बी बाई एच, बी का वैल्यू क्या है 4 के, एच का वैल्यू क्या है 5 के, तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये क्या आ गया 4/5, ठीक है 4/5। तो यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू आ गया 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन है, तो यहाँ से साइन ए निकाल लो P/H, P का वैल्यू क्या है 3 के और H का वैल्यू क्या है 5 के से के कट गया 3/5, यानी 3/5 का स्क्वायर। इवेलुएट कर लो थोड़ा, तो ये आ जाए 16/25 माइनस ये आ जाएगा 9/25 और ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 7/25। तो ये क्या है RHS, ये क्या है LHS, दोनों बराबर है, हाँ हेंस प्रूव्ड, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हो गया ख़त्म। तो बस ऐसे ही करना है। तो एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है आइडेंटिटी, अगर आपको पता है तो आइडेंटिटी से तुरंत सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ, तो दो मेथड है। तो अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता इस तरह क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC, रेक्टेंगल बोल दिया बी पे, बस ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, 11 12 में आओगे तो डायरेक्ट फार्मूला ही है ये, ए बी पे रेक्टेंगल है सी, ठीक है ABC हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10A, तो ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में, तो 10A का वैल्यू अगर इतना है, क्या बोल रहा है 10A इक्वल्स टू अगर हमारा 1/√3, ठीक है। इसका और भी बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के, तो एक मेथड मैं बता रहा हूँ जो कि अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये क्या हो गया 10P/B होता है, तो P का वैल्यू क्या हो गया 1, मतलब 1 × K मतलब K ही होगा, एंड B का वैल्यू क्या हो गया √3 K। यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ये मेरा P हो गया जिसका वैल्यू है K, ये मेरा B हो गया जिसका वैल्यू है √3 K, और ये मेरा H हो गया जिसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई करके H स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, P स्क्वायर यानी K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी √3 K का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा K स्क्वायर प्लस 3 K स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 4 K स्क्वायर, ये आएगा H स्क्वायर का वैल्यू, तो H का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2K, ठीक है, क्योंकि रूट उधर जाएगा तो 2 का स्क्वायर बाहर, स्क्वायर से 2 बाहर, और फिर K स्क्वायर से K बाहर, ठीक है 2K हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया K। अब सारे वैल्यूज़ पता है ना, ट्रायंगल के तीनों वैल्यूज़ पता है, तो यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ज़रूरत है साइन ए और साइन ए साइन सी का ज़रूरत है, कॉस ए कॉस सी, यानी कहने का मतलब है कि सारे वैल्यूज़ निकाल लो, साइन ए साइन सी भी निकाल लो, कॉस ए कॉस सी भी निकाल लो, हाँ सारी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रहा हूँ साइन ए के रिस्पेक्ट में, साइन ए यानी P/H, P का वैल्यू है K, H का वैल्यू है 2K, K से K कट गया मतलब 1/2। उसी तरीके से कॉस ए के रिस्पेक्ट में, कॉस ए B/H में जो है √3 K/2K, K से K कट गया मतलब √3/2 बच गया। आ रही बात समझ। इसी तरीके से फिर C के रिस्पेक्ट में निकालना है, C के रिस्पेक्ट में थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो साइन C, तो C के रिस्पेक्ट में निकालना है, C के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा P हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा, और ये मेरा H ही रहेगा, ठीक है। तो P/H
पी हमारा क्या है सी के रिस्पेक्ट में √3 के बाय एच मतलब 2k, के से के कट गया मतलब √3/2 बच गया। इसी तरीके से कॉस सी भी हम निकाल सकते हैं b बाय एच। सी के रिस्पेक्ट में b मेरा कौन है k, h मेरा क्या है 2k, के से के कट गया मतलब 1/2। सारे वैल्यूज निकल गए। हाँ तो आप चुपचाप से पटक दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2। ठीक है, तो अब चुपचाप से इसको सॉल्व कर लो। तो 1 × 1 1/2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3/2 × 2 4। सॉल्व करोगे तो ये 4/4 यानी 1 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कॉस ए कहाँ गया √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। ये हो गया, ये प्लस में है और ये वही चीज़ माइनस में है तो कट गया पूरा। क्या आ गया आंसर 0, खत्म। तो इतनी समझ होनी चाहिए आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है यार। ट्राइंगल पूरा कंप्लीट करो, उसके करस्पॉन्डिंग जो टी रेशियोज पूछ रहा है उसका वैल्यू निकाल लो और फिर इक्वेशन में निकालना है या क्या निकालना है उसमें सबमिट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इन ट्राइंगल राइट एंगल क्यूब है और ये इक्वल्स टू ये है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ऐसा, बस वही चीज़। क्या कुछ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल कहाँ पे क्यू पे, बाकी ये मेरा पी क्यू आर। ठीक है, तो पूछ क्या कह रहा है पी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा पी एंगल पी के रिस्पेक्ट में, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी क्यू का वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5 राइट, ये मेरा 5 है। अच्छा क्यू आर इसका सम दिया हुआ है, क्यू पी आर प्लस क्यू आर इसका सम दिया हुआ है, इसका सम ये वाला सम दिया हुआ है, ये वाला सम हमें दिया हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर, हाँ क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्यू आर इक्वल्स टू हम निकाल सकते हैं 25 माइनस पी आर। ठीक है, 25 माइनस पी आर, हाँ ये हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर यानी पी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर। ठीक है, और इसका वैल्यू पी आर, एच का वैल्यू क्या है पी आर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है राइट, चलो या फिर पी आर को एच भी बोल सकते हो, पी आर क्या हमारा एच है तो एच भी बोल सकते हैं, मेरी मर्जी। तो यहाँ से क्या है क्यू आर का वैल्यू क्या है 25 माइनस एच भी बोल सकते हो। ठीक है, एच और एच का वैल्यू एच यानी एच हम निकालना है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर मतलब 25 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एच स्क्वायर माइनस 50 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही 50 एच राइट प्लस 25, तो ये से तो ये खल्लास हो गया। अच्छा ये वैल्यू उस साइड जाएगा तो प्लस में 50 एच हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो 650 हो जाएगा राइट, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 5 से ये ख़त्म, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 1 5 और ठीक है ना, 5 3 15, तो ये हो गया एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू अब निकल गया ना, तो एच इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 13, और यहाँ पे पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 माइनस एच यानी 13, मतलब 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा 12 राइट। तो सारे वैल्यूज़ यहाँ पे निकल गए। अब जब ट्रायंगल के तीनों साइड आपको पता है तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो चलो निकालते हैं, साइन पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी बाई
एच पी का वैल्यू क्या है हमारा 12 बाय एच का वैल्यू क्या है हमारा एच 12 और एच का वैल्यू 13 आंसर। उसी तरीके से कॉस पी बी बाई एच, बी का वैल्यू क्या है हमारा 5, एच का वैल्यू हमारा 13 आंसर। उसी तरीके से 10 पी क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 12 बाई 13 5 बाई 13 12 तक गया 12 बाई 5 ऐसे भी निकाल सकते हो। जब साइन और कॉस पता है तो 10 आसानी से निकल जाएगा, 10 पता है तो कॉट आसानी से निकल जाएगा, कॉट पता है मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है क्या? नहीं, जब 10 ए का वैल्यू लेस देन 1 बोल रहा है, जब आप टी रेशियो पढ़ोगे ना, देखो यहाँ पे साइन, जब स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कि साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1 से बड़ा इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, ये रॉन्ग होगी, स्टेटमेंट फॉल्स। सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो कुछ 12/5 हो सकता है कुछ वैल्यू ऑफ एंगल का, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो ये देख सकते हो, हाँ हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है 12/5, ठीक है, कितना है 5 लगभग 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा हो सकता है, चलेगा। उसी तरीके से कॉस ए इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कॉसकेंट ऑफ एंगल है, ठीक है। अब इसी तरीके से फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म सिंपल सा है कि साइन का फुल फॉर्म, कॉस का फुल फॉर्म, टेन का फुल फॉर्म, इसी तरीके से। तो ये आपको पूछ रहा है कि कॉस को एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कॉसकेंट लिख सकते हैं, एंगल है तो लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉट इज प्रोडक्ट ऑफ अ कॉट ए एंड ए, नहीं, कॉट ए एक ही साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है कि कॉट इंटू ए, तो कॉट ए हो गया, ऐसे रॉन्ग, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स। उसी तरीके से साइन है 4/4 सम एंगल ऑफ इतना, तो 1 से बड़ा 3, देखो 4/3 क्या है 1 से बड़ा, ये क्या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा वैल्यू साइन का पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। साइन का जो रेंज होता है वो तो क्या -1 से 1 तक ही हो सकता है, साइन और कॉस का रेंज, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज यही हो सकता है। अगर ये हो सकता है रेंज, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा है, 4/3 क्या 1 से बड़ा वैल्यू है, सॉल्व करो ना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये फॉल्स। तो फर्स्ट फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ फॉल्स है, बाकी 2 करेक्ट, ठीक है, आई बात समझ। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है ना। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे हमें अगर पता है साइन का, साइन थीटा का वैल्यू पता है, कॉस का वैल्यू पता है, तो हम इन दोनों से 10 निकाल सकते हैं, और 10 पता है तो बाकी सबका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, 10 का कॉट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल। तो ए मतलब ए का एंगल ए लेना है, तो साइन एंगल के जगह 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो अगर ये पता है ना तो काम खत्म। इसी को उल्टा लिख दो, 1 को यहाँ पे लिख दो, √3/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, और 1/2 यहाँ, और 0 यहाँ, मतलब कि ये क्या गया लेफ़्ट टू राइट, और अगर राइट टू लेफ़्ट लिख देते हो कॉस का वैल्यू, तो ये हो जाता है आपका कॉस का वैल्यू, साइन का, कॉस का। अब इन दोनों को पता है तो इसको डिवाइड कर दो, साइन 0 का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू डिवाइड करोगे तो 0, साइन 30 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू डिवाइड करोगे तो 1/√3 एंड सो ऑन, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10 का वैल्यू। अब अगर इन 3 का वैल्यू पता है तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, साइन ए का वैल्यू हो गया आपका 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2, अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो कोसेक 30 का हो जाएगा 2, जस्ट उल्टा पलट दो। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो साइन 30 है हमारा क्या, साइन 30 डिग्री 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, कोसेक 30 जस्ट रेसिप्रोकल है किसका, साइन का, तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2। साइन 60 अगर √3/2 है तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3, पलट जाएगा। कॉस 30 अगर कॉस 60 अगर 1/2 है तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2, पलट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि आपको बस पहला वाला याद करना है, यानी कि साइन का याद करना है, ठीक है, सिर्फ साइन का याद करना है। साइन का याद करोगे ना तो अगर साइन का ऊपर वाला याद है तो इसी को अगर पलट के लिख दोगे तो ये कॉस का हो जाएगा,
और इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये 10 का हो जाएगा। अगर ये 3 पता है तो बाकी तो रेसिप्रोकल है ना, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, हो गया, याद हो गया। तो उतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से चलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, जोड़ घटाओ करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू, आप स्टार्टिंग में वो टेबल को देख सकते हो, ठीक है ना। cos 60 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2। तो अब अगर इसको √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 आंसर। चलो अब इसको देख लेते हैं, 2 इंटू 1045 क्या 1045, देखो साइन और कॉस का वैल्यू 1 डिग्री पे बराबर होता है, मतलब कि अगर 0 से 90 की बात करेंगे तो कौन सा है 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू बराबर है, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कि 1045 भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 30 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो ये प्लस में 3/4, ये माइनस में कट गया 0, मतलब ये 2 हमारा आंसर, राइट। तो इतना ही आसान होता है यार, बस इसको कैसे करेंगे, cos 45 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। तो cos 30 क्या होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस sin 30 क्या होता है 1/2, तो cos 30 क्या हो जाएगा 2। इवेलुएट कर लो, तो इवेलुएट करोगे तो क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3/√3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पलट जाता है, तो 1/√2 इंटू √3 पलट दोगे ना तो 2/2 प्लस 2√3 ये हो जाएगा। अब इसको 1 से √3 को मल्टीप्लाई कर दो और ये तो क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √2, और ये 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो 2√2 1 प्लस √3, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का आंसर हो सकता है। अब रूट को हटाना है नीचे से 2 को, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर में √6/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, बाकी इस तरह यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इसको साइन 30 1/2 प्लस 1045 1 माइनस कोसेक 60, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, तो कोसेक 60 2/√3, ठीक है। cos 30 पहले cos 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक तो √2/3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot, अगर 1045 1 होता है तो 10 का उल्टा ही होता है cot 45, तो cot 45 भी 1 ही होगा। सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, बट्टा पे जोड़ घटाओ, यहाँ पे √3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√3, फिर बड़ा वाला डिवाइड, फिर नीचे वाले का करो, तो नीचे वाले का करोगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, अब बच क्या गया, तो उसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो 1 √3 यहाँ पे 2 √3, टोटल 3 √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है 1 √3 यहाँ पे 2 √3, तो 3 √3 प्लस 4 हो गया आंसर। अब नीचे से रूट हटाना तो हटा भी सकते हो, ठीक है ना, रेशनलाइज करके, लेकिन यहीं पे आंसर ठीक है चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, मतलब 1 का 5, तो बस सिंपल आप कर लोगे ना, ये होमवर्क हो गया करना है, बस कुछ नहीं, टी रेशियो का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ऑब्जेक्टिव तो मतलब जितना ऑब्जेक्टिव में क्या है, सिर्फ आंसर आपको लिखना है,
यानी कि माइंड में भी सॉल्व कर रहे हो ना, सिर्फ आंसर आपको पता है तो आंसर डायरेक्ट लिखना है, बस सॉल्व करने की नीड नहीं होती है ऑब्जेक्टिव को। तो 20 क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव ही आता है, आप क्या चाहिए, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, तो कैसे करोगे, करो। तो ये तो वैसे डायरेक्ट फार्मूला होता है, 11 12 में हो तो डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो कैसे करोगे, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करो। तो 2 इंटू साइन 30 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 30 1 मतलब 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, सॉल्व कर लो। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको 2/√3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3/4। एक √3 से √3 गया, एक 2 से 2 गया, मतलब ये क्या लिखा हुआ है √3/2। √3/2 किसका किसका वैल्यू होता है, एक तो होता है साइन 60 डिग्री का, एक होता है कॉस 30 डिग्री का, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर हम बात करें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, साइन 60 आंसर, कॉस 30 कहीं पे नहीं। आ रही बात समझ में, चलो नेक्स्ट। अब ये इसको सॉल्व करना है, तो वही है 1 माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस 1 0। अब नीचे वाले को सॉल्व ही नहीं करना है, अगर ऊपर वाला 0 आ गया है ना तो नीचे में कुछ भी होगा 0 के अलावा, ठीक है ना। तो वो वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1 0, 0 बाई कुछ भी है नीचे में 0 के अलावा, तो वो वैल्यू 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट साइन 2a वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए के। तो ए का वैल्यू का क्या होगा, तो एक काम करो पुट करके चेक कर लो, सिंपल सा। ए का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो पुट करके चेक कर लो, ए कब बराबर होगा। तो लेट ऑप्शन 1 हम चेक करते हैं, ऑप्शन 1 जब ए का वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे, तो साइन 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री, 2 इंटू 0 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0 इक्वल्स टू साइन 0 का 0 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये बराबर हो गया। हाँ ऑप्शन 1 करेक्ट, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2 साइन 30, 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 मतलब 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यानी 2/3। वही सेम 2/√3 इंटू इसको पलट देंगे तो 3 को √3 के फॉर्म में ले सकते हैं, इंटू √3/2, 2 से 2 गया, एक √3 से √3 गया, बच गया √3। अब ये किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का या फिर cot 30 डिग्री का, तो दोनों में से कोई भी होगा चलेगा। sin 30 नहीं होगा, tan 60 हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3। 10 के फॉर्मेट में कितना लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। अभी पिछला क्वेश्चन में देखें 10 से 10 गया तो बचा क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, इक्वेशन 1। दूसरा 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। 10 के फॉर्मेट में क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो 10 से 10 गया, बचा क्या a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये कंडीशन से कभी मत डरा करो, ठीक है ना। कंडीशन इसलिए दिया होता है क्योंकि ये वैल्यू बोलता है कि ए का वैल्यू 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि आपको जो है एक्यूट एंगल के लिए सिर्फ बात करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू होना चाहिए, थीटा का वैल्यू होना चाहिए जो आपके सिलेबस में है, इसीलिए वो ये स्पेसिफाई करता है, वरना और भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। फाइंड ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए, बी से बी कट गया, इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल गया 45 डिग्री। दूसरा, अब ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पटक दो तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू लेट सपोज हम इक्वेशन 1 में पटक रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1 ए इक्वल्स टू 45, तो क्या आ जाएगा, तो 45 डिग्री
प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 15 डिग्री आंसर। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। ए का वैल्यू बी से बड़ा है, हाँ है। दूसरा, ए प्लस बी का वैल्यू जो होना चाहिए वो 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का सम करो, 75 आ रहा है, 90 से कम है, 0 से बड़ा, हाँ सब हो रहा है। तो हो गया, बस यही बोलता है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट वेदर यू क्या बोला, फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ए प्लस बी जो होता है साइन ए प्लस बी, वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं, सरासरी गलत। ठीक है, आप वैल्यू निकाल के भी देख सकते हो, ए बी का वैल्यू कुछ रख लो और चेक कर लो तो भी आंसर वही है, गलत आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ए इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लेते हैं और बी इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 क्या होगा 90, साइन 90 क्या होता है 0। अब LHS चेक करो, साइन 30 क्या हो गया, ए का वैल्यू 30, साइन 30 क्या हो गया 1/2 और कॉस 60 क्या हो गया 1/2, 1/2, 1/2, 2/2 यानी 1। 0 1 के बराबर होता है कभी नहीं, फॉल्स। मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो चेक कर लो ना। कैसे चेक करेंगे, 3 वैल्यू को लेकर के, 0 डिग्री, लेट्स सपोज 30 डिग्री और 60 डिग्री से हम चेक कर सकते हैं आसानी से। तो क्या बोला, साइन थीटा का बात कर रहे हैं ना, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अगर इससे भी समझ में नहीं आया ना तो एक वैल्यू और ले लो 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 से बड़ा होता है √3/2 और इससे भी बड़ा होता है 1। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आसानी से क्या कि हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अरे इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है ना, तो हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग का मतलब कि थीटा बढ़ेगा तो क्या थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है क्या, हाँ। तो साइन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज, हाँ ट्रू। कॉस थीटा का चेक कर लो, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। देखो घट रहा, 1 सबसे बड़ा, फिर थीटा जैसे बढ़ा वैल्यू 0 चला गया, इसका मतलब घट रहा है। तो जब थीटा बढ़ रहा है तो कॉस का वैल्यू घट रहा है, तो जब कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, जब थीटा इंक्रीज करेंगे क्या, नहीं, थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी फॉल्स। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़, नहीं सारे वैल्यूज़ के लिए नहीं होता है, सिर्फ एक वैल्यू के लिए, 0 से 90 तक के बीच में एक वैल्यूज़ के लिए होता है बराबर, 45 डिग्री के लिए 1/√2 1/√2 दोनों का वैल्यू होता है। इसका मतलब होता है कि सारे पूछ रहा ऑल वैल्यूज़, नहीं ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं, थोड़े कुछ वैल्यूज़ के लिए होता है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, कॉट का वैल्यू, तो कॉट होता क्या है, तो कॉट ए जो होता है वो कॉस ए बाई साइन ए होता है। अब कॉस ए का वैल्यू 0 अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, हाँ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 4 सॉरी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 जो ये करेक्ट है, अदरवाइज सब रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे करके एक्सप्लेनेशन आना चाहिए आपको, रीज़न पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा कि थीटा का सम दे, जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। तो जब हम इस एंगल का और इस एंगल का सम करेंगे ना तो वो 90 आना चाहिए, प्लस करने पे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये कट गया, आ गया क्या 90। यही कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है और कुछ भी नहीं होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूलाज, वैसे तो और अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता सकता था लेकिन टाइम ज़्यादा है नहीं तो मैं वैसे नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ सिर्फ ये 6 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा जब यहाँ पे ए मान लो, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, सेक 90 माइनस ए कोजैक ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, ठीक है ना, कॉट 90 माइनस ए टेन है, कोजैक 90 माइनस ए सेक है। अगर मुझे टाइम होता तो मैं इसको रटवाता नहीं और भी इन जनरल एक्सपैंड करता और आपको सब चीज़ बता देता, पर टाइम है नहीं, तो बस ये 6 चीज़ याद रखना है तो याद रख लो यार। पहले चेक करना है कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोल रहा है,
18 यानी कि 18 और 72 को ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? किसी एक को वैसे ही रहने दो, तो साइन 18 को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ। दूसरे वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, दूसरे वाले को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। देखो 72 को लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। हाँ इसका मतलब है साइन 18 नीचे में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? 18, तो ये हो गया साइन थीटा मतलब 18 बराबर आ गया, कट गया, मतलब आंसर 1। क्लियर? इसी तरीके से 10 26 कॉट 64, ये चेक करो थीटा ऐड करके 90 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब किसी एक को ऐसे ही रहने देंगे और दूसरे वाले को चेंज करेंगे। तो कॉट इसको 90 माइनस समथिंग लिख सकते हैं क्या? हाँ 90 माइनस ऊपर वाला का वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब 26। ठीक है, 90 माइनस 26 करो तो 64 ही आएगा। तो इसका मतलब है ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, नीचे वाले को कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? ये वैल्यू 90 को छोड़ के जो वैल्यू होता है वो, तो 10 26, ये दोनों वैल्यू सेम आ गया, कट गया, आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट कॉस 45 माइनस साइन 45। अब बोलोगे ये वैल्यू तो हमको याद नहीं, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें? अरे चेक करो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है 90 कॉम्प्लीमेंट्री। तो किसी एक को वैसे ही रहने दो, कॉस 48 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90, और जो दूसरा वाला है जो इसको वैसे ही रहने दिया वो घटाओ, माइनस 48। तो 90 माइनस 48 तुम्हारा क्या आएगा? 42 ही आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा मेरा ये है 90 को छोड़ करके। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस 45 माइनस 45 कट गया। ठीक है, यानी कि कॉस प्लस 45, ये वैल्यू जो भी आता ये प्लस में, वही वैल्यू ये माइनस में, तो ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया? 0। कर लोगे? चलो ये होमवर्क। नेक्स्ट, शो दैट टेन थीटा, यानी कि आपको ये वैल्यू गिवन है, कर लो आसानी से यार। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में, पर ये ज़रूर कॉम्प्लीमेंट्री होगा कोई। तो 48 में 42 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। हाँ 23 में 67 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। तो इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, 10 48 और ये 10 42। तो 10 42 क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 48 हो गया। इसको 10 23 को ऐसे ही रहने दिया। अब दूसरे 10 67 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस दूसरा वाला यानी 23 हो गया। ये LHS है, LHS। अब ये क्या लिखा हुआ है? 10 48 इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, इंटू 10 23 इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, अब इस ये क्या लिखा हुआ है? 10 को 10 ही रहने दो, 48 डिग्री इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/10 इंटू 10 को 10 ही रहने दो, कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/10। 10 10 10 10 कट गया, सब मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया? 1। तो ये RHS के बराबर है। हाँ हेंस प्रूव्ड। कर लोगे? अरे आया समझ में? तो उसी तरीके से इसको कर लोगे। ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप सॉल्व कर लो, तो ये होमवर्क रहा। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि आपस में बराबर है। 2a जो है एक्यूरेट एंगल है, फाइंड द a वैल्यू। कैसे करेंगे? 10 2a, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके 10 90 माइनस 10 90 माइनस a माइनस 18 लिख सकते हैं। 10 90 माइनस ये मेरा थीटा हो गया, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट ही थीटा होता है। हाँ तो ये चीज़ लिखा हुआ है। तो 10 2a इक्वल्स टू 10 से 10 हटा दो, 10 से 10 हटा दो, दोनों साइड 10 10 आ गया, हटा दो, तो बचा क्या? 2a इक्वल्स टू 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 18, a को उस साइड ले जाओ तो 3a इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो 108,
इक्वल्स टू 108/3। सॉल्व करो, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो 36 ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू भी पूछ रहा था। और 2a जो है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 72 आएगा। 72 90 से कम है क्या? हाँ, यानी एक्यूरेट है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। नेक्स्ट, इफ़ इतना है तो प्रूव इतना। क्या मजाक कर रहे हो? देखो 10a इक्वल्स टू कॉट b, ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या है? देखो 10a इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस बी। तो ये क्या है? 10 90 माइनस बी, कॉट ही भी तो लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में सेम है। हाँ, तो 10 से 10 हटा दो, बचा क्या? a इक्वल्स टू 90 माइनस बी। अब b उस साइड लिया तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, ये वैल्यू दिया हुआ है, 4a एक्यूरेट होना चाहिए, वही सेम सिमिलर क्वेश्चन पिछला वाले का। तो क्या बोल रहा है? सेक 4a, तो सेक 4a माइनस कोजेक। तो कोजेक को क्या लिख सकते हैं? सेक ऑफ, क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस, सॉरी 90 माइनस a माइनस 20 लिख सकते हैं। यही तो है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये मेरा थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोजेक थीटा, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल है क्या? आई थिंक इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, तो ये इक्वल हो गया। सेक से सेक हटा दो, बचा क्या? 4a इक्वल्स टू 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 20, a उस साइड चला जाएगा, 5a इक्वल्स टू, ऐड करोगे तो 1010, ठीक है। 5 5 कट गया तो बचा क्या? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 22 डिग्री आंसर। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है यार क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ABCD इंटीरियर एंगल्स का सम दिया हुआ है, मतलब सॉरी ABCD क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABCD है। तो राइट एंगल का कोई नहीं है कुछ दिया हुआ, तो मान लेते हैं A है, B है, C है, और ये राइट एंगल नहीं है, कुछ भी ट्रायंगल हो। तो ये तीनों का सम क्या होगा? A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं ट्रायंगल की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ, चलो शो दैट, ये बोल रहा है कि शो कीजिए। चलो पहले LHS देख लेते हैं। LHS क्या बोल रहा है? साइन B प्लस C बाई 2। तो यहाँ से B प्लस C का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो B प्लस C निकाल सकते हैं, तो B प्लस C यहाँ से निकाल लेंगे और वो इधर कर देंगे 180 डिग्री माइनस A, राइट। पर यहाँ पे B प्लस C बाई 2 है, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 180/2 क्या हो जाए? 90 माइनस A बाई 2, हो गया। तो ये किसका वैल्यू आया? किसका वैल्यू आया? B प्लस C बाई 2 का। तो यहाँ पर रख देंगे उसकी जगह पे, तो साइन क्या रख सकते हैं? B प्लस C बाई 2 का 90 माइनस A बाई 2, राइट। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस A बाई 2, हेंस प्रूव्ड RHS। देखो भाई, मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन सोचना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, ये हो, और लास्ट तक आंसर तक कैसे जाना है। बाकी सजा के कितना लिखना है एग्जाम में वो आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस साइन 47 कॉस 75। कंडीशन क्या दे रहा है? इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 से। कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये एंगल का वैल्यू अभी 0 से तो बड़ा है, पर 45 से भी बड़ा है, पर 45 से छोटा होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि इन दोनों के इस रेंज में रहना चाहिए, पर बड़ा है अभी। तो रेंज में कैसे करना है? तो साइन क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस, साइन 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 90 मतलब कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा? तो 23, आई थिंक 23, हाँ 23। उसी तरीके से प्लस कॉस 75 कैसे आएगा? तो 90 माइनस 15, ठीक है, यही होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, हो गया ना। देख लो 0 से किसके बीच में? 45 के बीच में आंसर।